Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Students, the next topic of our today lecture is financial operations of insurers. मीन्स कि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो इंश्योरर है उनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, किस तरह से वो फाइनेंशियल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं और फाइनेंशियल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इन टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The contents of this chapter is based on property and casualty insurers, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को किस तरह से मेजर किया जाता है ये पढ़ेंगे। द सेकेंड वन इज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है और इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को किस तरह से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज rate making in property and casualty insurance and the last one is rate making in life insurance। ये तमाम टॉपिक्स जो है क्लास हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। The first one is financial statements of property and casualty insurers। क्लास जैसे कि हमें पता है, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी की बात हमारे जहन में आती है। ठीक है, तो ये वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताती हैं कि कंपनी किस लाइन में जा रही है, कंपनी की पोजीशन किस तरफ मूव कर रही है। इसी की बेस पे फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज बैलेंस शीट। A summary of what a company owns and what is owes। कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने अवेलेबल हैं और कंपनी ने टोटल कितनी लाइबिलिटीज हैं जो कंपनी ने पे करनी है, जो कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को पे करनी है। ठीक है क्लास, एज वी नो दैट बैलेंस शीट इज वन ऑफ 3 फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट डिस्प्लेज द कंपनी टोटल एसेट्स एंड हाउ दीज एसेट्स आर फाइनेंस्ड थ्रू डेट और इक्विटी। ठीक है ना क्लास। और बैलेंस शीट को क्लास हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। क्लास, बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो इसमें आपके करंट और नॉन करंट एसेट्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर टोटल लायबिलिटीज की बात करें तो इसमें आपकी करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी और ओनर इक्विटी में आपके शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग आ जाएगी। ठीक है क्लास, बैलेंस शीट हमारी कंपनी की ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी डिटेल प्रोवाइड करती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि कंपनी की थ्रू आउट कैसी पोजीशन है, कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं और कंपनी की टोटल लायबिलिटीज कितनी है जो कि उसने पे करनी है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर कंपनी के एसेट्स ज़्यादा हैं, लायबिलिटीज कम है, तो कंपनी अच्छी पोजीशन में जा रही है। जैसे कि क्लास बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ कंपनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करती हैं, आप उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करती हैं। ठीक है ना। अब अगर फाइनेंशियल पोजीशन उसकी अच्छी होगी देन यू विल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। ठीक है ना। और अगर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो आप क्या करेंगी, अपना डिसीजन वापस ले लेंगी उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है क्लास, ये एबीसी इंश्योरेंस कंपनी की उन्होंने बैलेंस शीट बताई है कि इंश्योरेंस कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो किस तरह की होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे लायबिलिटीज आइटम्स उन्होंने लिखे हुए हैं और लेफ्ट साइड पे एसेट्स आइटम लिखे हुए हैं। इसी तरह लायबिलिटीज के नीचे जाके उन्होंने सरप्लस एंड कैपिटल के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये आपको जस्ट फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया गया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जिस तरह की बैलेंस शीट आप अदर कंपनीज की भी प्रिपेयर करते हैं उसी तरह इनकी बैलेंस शीट भी होती है। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। The primary assets for an insurance company are financial assets। Class, the main assets of insurance company are financial assets। ये बात तो क्लियर होगी कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का जो प्राइमरी एसेट है वो उसके फाइनेंशियल एसेट्स हैं। ठीक है, अब व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स किनको कहते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स आखिर होते क्या हैं। क्लास,
Financial assets refer to assets that arise from contractual agreement on future cash flows or from owning equity instruments of another entity. ठीक है, अब यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लास समझ आ गई होगी। क्लास फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं ये हमारे नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, स्टॉक्स, कैश एंड बैंक डिपॉजिट्स आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। क्लास अब अगर अंडर फाइनेंशियल ऑपरेशन ऑफ इंश्योरर, ये इंश्योरर का काम है कि वो फाइनेंशियल एसेट्स को अच्छे से मेंटेन करे, उसके रिकॉर्ड को अपडेट करता रहे टाइम बाय टाइम। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इंश्योरर्स लायबिलिटीज इंक्लूड रिक्वायर्ड रिजर्व्स। ठीक है ना, मतलब कि रिजर्व के हवाले से इंश्योरर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो क्लास अंडर रिजर्व फर्स्ट वी नीड टू नो लॉस रिजर्व के लॉस रिजर्व आखिर होता क्या है। A loss reserve is an estimation of the amount an insurer would need to pay for future claim on insurance policy it underwrite। क्लास ये बात याद रखिएगा कि जब भी इंश्योरर पॉलिसी को अंडरराइट करेगा तो दो चीज़ों को अकाउंट में फैक्ट एंड फिगर के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि जब भी आप इंश्योरर के पास जाएंगे पॉलिसी को बाय करने के लिए, जो इंश्योरर होगा जो पॉलिसी को सेल कर रहा होगा उसने दो चीज़ों को क्लैरिफाई करना है और दो चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज प्रीमियम टू बी पेड बाय द पॉलिसी होल्डर। जो प्रीमियम पॉलिसी होल्डर हर साल आपको अदा करेगा, वो सेमी एनुअली पे करना है, उसने क्वार्टरली पे करना है या एनुअली पे करना है, ये उन दोनों में एग्रीमेंट हुआ होगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि उसकी कितनी अमाउंट होगी और वो किस तरह से उसको पे करेगा, एक इस चीज़ को रिकॉर्ड रखा जाएगा। और दूसरी क्लास सेकंड थिंग इज लायबिलिटी फॉर अ फ्यूचर क्लेम, कि फ्यूचर क्लेम के लिए इंश्योरर की कितनी लायबिलिटी होगी, उसने कितना पे करना होगा पॉलिसी होल्डर को, इस चीज़ का भी रिकॉर्ड उसने पहले से मेंटेन करना है। विच कंपनी सेट अप अ नेम विद लॉस रिजर्व फंड यूजुअली फॉर्म अ लिक्विड एसेट्स टू कवर द लॉस। ठीक है, यानी कंपनी ने कुछ रिजर्व को एज अ लॉस रिजर्व सेव कर लेना है जो कि इन फ्यूचर पॉलिसी होल्डर के क्लेम करने पर अदा किया जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई क्लास। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि तीन तरह के रिजर्व, तीन तरह के क्लेम होते हैं। पहला क्लेम कौन सा है, क्लेम रिपोर्टेड एंड एडजस्टेड। एक क्लेम रिपोर्ट हो गया है और एडजस्ट भी कर लिया है बट नॉट येट पेड, लेकिन अभी तक उसकी अदायगी नहीं की गई। द सेकेंड इज क्लेम रिपोर्टेड एंड फाइल बट नॉट येट एडजस्टेड। एक क्लेम रिपोर्ट कर दिया है, फाइल भी कर दिया है, लेकिन अभी तक उसको एडजस्ट नहीं किया गया। द थर्ड वन इज क्लेम्स इनकर्ड बट नॉट येट रिपोर्टेड टू द कंपनी। क्लेम इनकर्ड के हो गए हैं लेकिन अभी तक कंपनी में रिपोर्ट नहीं किए गए। ठीक है, class the next is case reserve. Case reserve are loss reserves that are established for each individual claim. Class case reserve is an estimate of the amount for which a particular claim will ultimately be settled. Insurer will also set reserves for their entire books of business to estimate their future liabilities. ठीक है क्लास, अब यहाँ पे क्लास वो बात कर रहे हैं कि केस रिजर्व आखिर होता क्या है। क्लास अब इंश्योरेंस पॉलिसी के पास जो है बहुत सारे पॉलिसी होल्डर जो है वो होते हैं। अब सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ जिसने इंश्योरेंस कंपनी में जो है वो इंश्योरेंस करवाई है, और भी बहुत से पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को बाय किया हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय किया हुआ है। अब यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल के क्लेम को अलग से सेटल डाउन करना है। ठीक है, अब वो किस तरह से करना है चलिए हम पढ़ते हैं। वो मेथड क्या है। मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग केस रिजर्व इंक्लूड द जजमेंट मेथड। अ क्लेम रिजर्व इज एस्टैब्लिश्ड फॉर ईच इंडिविजुअल क्लेम। क्लास इसमें ये कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी में बहुत से पॉलिसी होल्डर होते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस करवाई होती है। अब उन तमाम पॉलिसी होल्डर के लिए इंश्योरर ने अकाउंट्स को सेट करना है जिसमें इन फ्यूचर होने वाले पॉलिसी होल्डर के क्लेम को एडजस्ट किया होगा। ठीक है क्लास। The second is the average method. An average value is assigned to each claim.
ठीक है क्लास, अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी में जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैं उन तमाम की एवरेज वैल्यू निकाल कर इनके अकाउंट में एडजस्ट कर दी जाएगी। जैसे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी में टोटल जो है प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस वो 15 है, तो हर एक के लिए रिजर्व केस रिजर्व की अमाउंट जो है वो उसकी रेशियो को सेट कर दिया जाएगा, डिफाइन कर दिया जाएगा और उनके अकाउंट में सेट कर दी जाएगी। ठीक है। The third is the tabular method. Loss reserve are determined for certain claims for which the amount paid depend on data derived from mortality, morbidity and medicables. इस स्टेप में क्लास ये कहा गया है कि मोर्टेलिटी यानी कि अमवात की शरह कितनी है, इसकी बेस पर भी आप क्लेम को सेट कर सकते हैं। मोर्बिडिटी यानी कि बीमारी की शरह कितनी है और रीमैरिज जैसे केसेस को रिजॉल्व करने के लिए इंश्योरर पहले से क्लेम को सेट कर देगा और इंश्योरेंस की रेशियो को मेजर करेगा। ठीक है, और फिर क्लेम को एडजस्ट कर देगा। ठीक है क्लास, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, लॉस रेशियो मेथड। The loss ratio method is a way to calculate how much money an insurance company makes relative to the benefits that it has to pay out. It is used to determine an insurance company's financial health. The loss ratio equation is as follows. Loss ratio is equal to benefits paid out plus adjustment expenses divided by premium collected. ठीक है क्लास इसमें इंश्योरर ने लॉस रेशियो मेथड को फाइंड आउट करना है, यानी लॉस की ओवरऑल कितनी रेशियो जा रही है। ठीक है, बेसिकली ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्लैरिफाई करने के लिए मेजर की जाती है कि ताकि अगर इन फ्यूचर सीडिंग कंपनी को री इंश्योरेंस की ज़रूरत हो तो वो पहले से ही एग्रीमेंट को कंफर्म कर लें री इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ठीक है ना, तो लॉस रेशियो बेसिकली ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है और बताती है कि कंपनी को फ्यूचर कितना लॉस जो है वो बियर करना पड़ सकता है, कितने एक्सपेंसेस जो है वो बियर करने पड़ सकते हैं। तो इसका फार्मूला भी उन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपने टोटल एक्सपेंसेस जो बियर किए हैं उनको डिवाइड कर देना है प्रीमियम पे। एक्सपेंसेस कौन से होंगे, यानी कि इन फ्यूचर पॉलिसी होल्डर के क्लेम के लिए जितनी आपने अदायगी की है वो उसको डिवाइड किस पे करना है, प्रीमियम कलेक्टेड। जितना प्रीमियम आपने पॉलिसी होल्डर से कलेक्ट कर लिया है उस पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास लॉस रेशियो मेथड का फार्मूला आ जाएगा। अब क्लास ये आपने जो है क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, इफ अ कंपनी पेज $80 इन क्लेम फॉर एवरी $160 इन कलेक्टेड प्रीमियम द लॉस रेशियो वुड बी। मुझे आप लोगों ने बताना है लेक्चर के एंड पे कि इसका फिर क्या आंसर होगा, लॉस रेशियो कितनी बनेगी। उसने एक्सपेंसेस भी बता दिए हैं और प्रीमियम कलेक्टेड कितना हुआ ये भी बता दिया है। अब लॉस रेशियो आप लोगों ने निकाल के मुझे लेक्चर के एंड में बतानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट, द इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड रिजर्व। Incurred but not reported reserve is a reserve that must be established for claims that have already occurred that have not yet been reported. Class incurred but not reported claim is the amount owed by an insurance to all valid claimants who have had a covered loss but have not yet reported it. Even then, insurer don't have an idea how much these losses have occurred and the severity of each loss. क्लास इसमें क्या है कि इनकर बट नॉट रिपोर्टेड, ये वो क्लेम हैं जो कि पॉलिसी होल्डर को इंश्योरर की तरफ से अदा तो कर दिए गए हैं, यानी कि क्लेम की अदायगी तो कर दी गई है लॉस की कवरेज के लिए, लेकिन अभी तक कंपनी में रिपोर्ट नहीं किए गए, जिसका एंड रिजल्ट ये होगा कि जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएगी तो इंश्योरर को आइडिया ही नहीं होगा कि ओवरऑल कितने लॉसेस की कवरेज प्रोवाइड की है और सेवेरिटी ऑफ लॉस क्या थी। ठीक है ना, जिस वजह से कंपनी को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। इसलिए क्लास अंडर फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ इंश्योरर, ये इंश्योरर की जिम्मेदारी है कि वो जितने भी लॉसेस की पॉलिसी होल्डर को अदायगी करे वो साथ साथ कंपनी को रिपोर्ट करता रहे, ताकि एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी तरह की डिफिकल्टीज का सामना ना करना पड़े।
So therefore class, therefore incurred but not reported, it's very necessary to estimate for the financial health of insurance company. उन्होंने यहाँ पे बात की है कि इसलिए इंश्योरर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम बाय टाइम जो है इन चीज़ों को रिपोर्ट करता रहे, क्योंकि इन चीज़ों का रिकॉर्ड जो है ये कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है क्लास, द नेक्स्ट स्टेप इज the unearned premium reserve. The unearned premium reserve is a liability item that represents the unearned portion of gross premium on all outstanding policies at the time of valuation. ठीक है क्लास, class basically unearned premium reserve is an amount set aside in the accounts of an insurer or reinsurer that represent the amount of premium applicable to the expired portion of the policy. It is a reserve to assure the return of earned premium. क्लास इसमें बेसिकली, इसको मैं क्लियर करती हूँ, बेसिकली ये समझा रहे हैं कि आपके पास जो बंदा इंश्योरेंस करवाने के लिए आता है वो प्रीमियम आपको एडवांस में दे रहा होता है। यानी कि आपको भी पता है कि जब भी आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जाएं, इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करें, तो आप प्रीमियम उसको एडवांस में पे करते हैं। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि प्रीमियम वो एडवांस में दे रहा होता है। तो जब पॉलिसी होल्डर एक चीज़ एडवांस में दे तो इंश्योरेंस कंपनी के पास वो चीज़ रिसीव इन एडवांस में आ जाती है। तो इसके लिए हर एक पॉलिसी होल्डर का अकाउंट भी सेपरेट बनेगा। यानी कि अगर मैंने इंश्योरेंस करवाई है तो जब मैं प्रीमियम पे करूंगी तो कंपनी को वो कंपनी मेरे अकाउंट में रिसीव इन एडवांस में काउंट कर लेगी। ठीक है ना, जो कि कंपनी की लायबिलिटी है कि कंपनी ने जब एट द टाइम ऑफ पॉलिसी एक्सपायरेशन हमें वो अमाउंट जो है वो वापस करनी होती है। ठीक है क्लास, and premium reserve based on 3 steps. The first is its purpose is to pay for losses that occur during the policy period. अब इसमें बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि अनअर्न प्रीमियम रिजर्व को सेट करने का ये पर्पस होता है ताकि इंश्योरर इस चीज़ को मेक श्योर करे कि टोटल अनअर्न प्रीमियम इतना है और इतना पोर्शन लॉस की कवरेज के लिए इन फ्यूचर उसको अदा किया जाएगा। ये सेट करने का पर्पस ये होता है। ठीक है, अब सेकंड में क्या बात कर रहे हैं, इट इज आल्सो नीडेड सो दैट रिफंड कैन बी पेड टू पॉलिसी होल्डर दैट कैंसल देयर कवरेज। अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, सेकंड में ये कहा गया है कि अगर पॉलिसी होल्डर लॉस की कवरेज लेने से रिफ्यूज कर दे या क्लेम की सेटलमेंट के लिए रिफ्यूज कर दे तो इंश्योरर का राइट है कि वो एट द टाइम ऑफ पॉलिसी एक्सपायरेशन उसकी अमाउंट को रिफंड करे जो उसने इन फ्यूचर होने वाले लॉस के क्लेम के लिए स्टार्ट में सेट की थी। ठीक है, अब थर्ड में वो क्या बात कह रहे हैं, इट आल्सो सर्व एज द बेसिक फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट दैट मस्ट बी पेड टू अ री इंश्योरर फॉर कैरिंग री इंश्योर्ड पॉलिसीज। अब थर्ड स्टेप में इस पॉइंट को क्लियर किया गया है कि अगर इंश्योरर को फील हो कि फलां पॉलिसी होल्डर को ड्यूरिंग पॉलिसी पीरियड री इंश्योरेंस की ज़रूरत हो सकती है या हो सकता है कि इसका नुकसान इतना हो जो कि हमसे जो है उसकी कवरेज ना दी जाए, तो वो क्या करेगा, वो पहले से ही री इंश्योरेंस के लिए अकाउंट्स को सेट करे और अमाउंट की रेशियो को डिटरमिन करें दैट मस्ट बी पेड टू अ री इंश्योरेंस दैट मस्ट बी पेड टू अ री इंश्योरर फॉर कैरिंग री इंश्योर्ड पॉलिसीज। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने सिंपल बात की है कि अगर इंश्योरर को ये फील हो कि फलां पॉलिसी होल्डर की जो इन फ्यूचर होने वाला जो लॉस है उसकी कवरेज, उसकी अमाउंट कुछ ज़्यादा है, कवरेज मुश्किल है करना, तो फिर क्या होगा, जो सीडिंग कंपनी होगी वो पहले से ही री इंश्योरेंस के कंपनी के साथ एग्रीमेंट को साइन कर लेती है, उसकी अमाउंट को डिटरमिन कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे ये बात की गई है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अनअर्न प्रीमियम रिजर्व जो है इसको भी आपने अकाउंट पर सेटल करना है। ठीक है क्लास, यहाँ पे अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं एनुअल प्रो राटा मेथड। ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये क्या होता है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इस चीज़ की मैं आप लोगों से जो है नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी कि एनुअल प्रो राटा मेथड क्या होता है, किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी इस पर वर्क करती है। नेक्स्ट है पॉलिसी होल्डर सरप्लस।
Policy holder surplus is the difference between an insurance company assets and liabilities. The stronger a company surplus position, the greater is the security of its policy holders. क्लास सिंपल हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब हमने कंपनी की इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करना हो ना, तो हम पॉलिसी होल्डर के सरप्लस से चेक कर सकते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन. पॉलिसी होल्डर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एसेट्स एंड कंपनी लाइबिलिटी. ठीक है, कंपनी एसेट्स को माइनस कर दें कंपनी लाइबिलिटी से, या इन दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कर ले, तो आपके पास क्या आता है, पॉलिसी होल्डर सरप्लस आ जाएगा. क्लास पॉलिसी होल्डर सरप्लस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है और हमें सोर्स ऑफ फंड को भी प्रोवाइड करता है, तो कि फंड्स की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ से हो सकती है. और डेफिनेटली क्लास जितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी की सरप्लस पोजीशन होगी उतना ही पॉलिसी होल्डर खुद को सेफ एंड सिक्योर फील करेंगे. जैसे कि पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया कि आप ऐसे ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर देंगे. आप सबसे पहले जाके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे, उनके शेयर कैपिटल को देखेंगे, फिर आप ये डिसीजन लेते हैं कि आइदर यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन दैट कंपनी और नॉट. ठीक है, क्लास द नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट. जी क्लास, नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट. समराइज रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस पेड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. स्टूडेंट्स इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट का बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की डिटेल प्रोवाइड करती है, अकाउंट्स को समराइज करती है. अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज में इनकम और एक्सपेंसेस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है. तो सबसे पहले यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, देयर आर टू प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यूज आर प्रीमियम एंड इन्वेस्टमेंट इनकम. यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक तो जो इनकम जो हमारी स्टेटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट, अब अलग-अलग से वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रेवेन्यू स्टेटमेंट है वो दो चीज़ों पे बेस करती है इंश्योरेंस कंपनी की. अब वो रेवेन्यू कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज प्रीमियम एंड सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट इनकम. दो तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा होता है रेवेन्यू को. देयर आर टू प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेवेन्यूज आर प्रीमियम्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि प्रीमियम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो चीज़ें हम जो अमाउंट हम पॉलिसी होल्डर से रिसीव इन एडवांस देते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के रेवेन्यू में चली जाती है. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. अब सेकंड में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम. अब इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है कि अब क्लास मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल एसेट्स जो आपके नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं, स्टॉक है, कैश है, बॉन्ड्स हैं, अगर आप इसको कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, कैश को कंपनी, अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आपके पास एक एक्सेसिव अमाउंट जो है वो अवेलेबल है, तो आप ये डिसाइड करते हैं कि इन फॉर जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अर्निंग अ रिटर्न आप क्या करते हैं, उस कैश को कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं. तो ये क्या होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम बन जाएगी, क्योंकि आपको हर साल उस पर डिविडेंड मिलेगा. ठीक है ना, तो ये भी कंपनी क्या करती है, कंपनी इस चीज़ को रेवेन्यू में ऐड करेगी. ठीक है, अब इनकम की बात क्लियर होगी कि इनकम में दो सोर्स ऑफ इनकम आते हैं, कि पहला प्रीमियम और दूसरा इन्वेस्टमेंट इनकम. अब सेकंड बात करते हैं एक्सपेंस की. एक्सपेंसेस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एडजस्टिंग क्लेम. जो एक्सपेंसेस हम लोगों ने क्लेम की एडजस्टमेंट के लिए अदा करने हैं, यानी कि पॉलिसी होल्डर को इन फ्यूचर होने वाले लॉस की अदायगी जब हम लोग करेंगे, जब हम अमाउंट पे करेंगे, तो वो हमारे एक्सपेंसिव में आ जाती है चीज़. पेइंग द इंश्योर्ड लॉसेस दैट अकर, कमीशन टू एजेंट्स. पॉलिसी जब एजेंट्स को हम लोग कमीशन प्रोवाइड करते हैं वो भी हमारा एक्सपेंस आ जाता है. प्रीमियम टैक्सेस, जो टैक्सेस हम लोग पे कर रहे होते हैं, और जनरल इंश्योरेंस एक्सपेंसेस. ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक्सपेंसेस में ऐड हो जाती हैं. ठीक है क्लास, तो ये इनकम स्टेटमेंट के बारे में भी पता चल गया और एक्सपेंसेस स्टेटमेंट के बारे में भी पता चल गया. इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी, प्रीमियम और इन्वेस्टमेंट इनकम. क्लास इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है
जब आपके फाइनल में ये पार्ट बनेगी आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट की दो चीज़ों पे बेस कर रही होती है, प्रीमियम में और इन्वेस्टमेंट इनकम पे। और एक्सपेंसेस में ये तमाम चीज़ें आती हैं कि जो क्लेम की अदायगी की है वो भी एक्सपेंस में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो कमीशन एजेंट को कमीशन दिया है वो भी एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। टैक्सेस वगैरह और जनरल जो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो डेली बेसिस पे वो मीट कर रहे होते हैं वो भी आपकी एक्सपेंस साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। द नेक्स्ट इज अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। क्लास ये शुरू से अब तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बैलेंस शीट, लॉस रिजर्व, केस रिजर्व, अनअर्न बट नॉट येट रिपोर्टेड, और इसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं। अब जो इसका दूसरा टॉपिक था कि मेजरिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला इसकी पहली मेजरमेंट किस तरह से होगी, लॉस रेशो से। लॉस रेशो क्या है, द लॉस रेशो इज द रेशो ऑफ इनकर लॉस एंड लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस टू द प्रीमियम अर्न। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप लोगों ने लॉस रेशो को फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, जितने भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं उनको डिवाइड किस पे कर देना है, प्रीमियम अर्न पे। जितना भी प्रीमियम आपने अपने पॉलिसी होल्डर से अर्न किया है, जितना भी प्रीमियम पॉलिसी होल्डर ने आपको दिया है उस पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास लॉस रेशो आ जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज द एक्सपेंस रेशो मेथड। एक्सपेंस रेशो इज इक्वल टू द कंपनीज अंडरराइटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय द रिटर्न प्रीमियम। जी क्लास, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्सपेंस रेशो को इंश्योरर जो है वो किस तरह से मेजर करता है। तो एक्सपेंस रेशो को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि टोटल अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस। अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से क्लास, जितने भी कंपनी के टोटल प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी पॉलिसी होल्डर्स है ना, उनको फ्यूचर में लॉस होने वाले क्लेम के लिए जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट की है, ठीक है ना। दोबारा से बता देती हूँ कि अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि पॉलिसी होल्डर को इन फ्यूचर होने वाले क्लेम की अदायगी के लिए हम लोग पे करते हैं टोटल, ठीक है। उसको डिवाइड किस पे करना है, प्रीमियम रिटर्न पे। जो टोटल प्रीमियम आप लोगों ने लगाया हुआ है कि आपको इतना प्रीमियम जो है इस पॉलिसी होल्डर से मिलना है इस टाइम पीरियड तक, उस पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास इंश्योरेंस कंपनी की एक्सपेंस रेशो निकल आएगी, ठीक है। टोटल अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस यानी कि थ्रू आउट जो क्लेम की लॉस के क्लेम के लिए हम लोगों ने अदायगी करनी है वो डिवाइड किस पे करना है, रिटर्न प्रीमियम पे, जितना भी प्रीमियम होगा उस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं द कंबाइंड रेशियो। द कंबाइंड रेशियो इज द सम ऑफ द लॉस रेशियो एंड द एक्सपेंस रेशियो, एंड पॉजिटिव रेशियो इंडिकेट एन अंडरराइटिंग लॉस। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि कंबाइंड रेशियो क्या है, कि इन दोनों को, लॉस रेशियो को और एक्सपेंस रेशियो को अगर आप प्लस कर देना तो आपके पास कंबाइंड रेशियो आ जाएगी। और जितनी ये पॉजिटिव में जाती जाएगी उतनी ही अंडरराइटिंग लॉस की तरफ होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस रेशियो भी हम लोगों ने लॉस ही कंपनी का मेजर किया है, और एक्सपेंस रेशियो में हम लोगों ने कंपनी के टोटल एक्सपेंस रेशियो की मेजरमेंट ली है। तो ये रेशियो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कंपनी के लिए क्या होगा, ये लॉस की पोजीशन जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो। इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो कंपेयर्स नेट इन्वेस्टमेंट इनकम टू अर्न प्रीमियम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो क्या है, डेफिनेटली क्लास, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कंपनी में, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब हम उनको एनुअली सेमी एनुअली जो है प्रीमियम देते हैं, तो डेफिनेटली जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो आगे से उनको री इन्वेस्ट करती है, ठीक है ना। वो अब उस इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि उसने हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे लगाया है। अब वो जब इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को जब इन्वेस्ट करती है तो इंश्योरेंस कंपनी को भी उससे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट इनकम यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करने पे इनकम उसको रिसीव हो रही है इंश्योरेंस कंपनी को, वो डिवाइड किस पे करना है, अर्न प्रीमियम। जितना प्रीमियम उसने अर्न किया है पॉलिसी होल्डर से उस पर डिवाइड कर देना है, तो इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो निकल आएगी, ठीक है।
द ओवरऑल ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कंबाइंड रेशियो माइनस द इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो। ये क्या है, कंबाइंड रेशियो में से अगर आप इन्वेस्टमेंट इनकम रेशियो को माइनस कर देंगे तो ओवरऑल ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो निकल आएगी। ठीक है क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो आप लोग इस चीज़ को रिव्यू करें, बार बार रीड आउट करें। जिस चीज़ की ना समझ आए आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।